2018 में मेरा पहला अटेम्प्ट था हिंदी मीडियम स्टूडेंट के रूप में। मुझे ये पता नहीं था कि इस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए, क्रैक करने के लिए क्या एक हिंदी मीडियम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सिलेक्शन बहुत कम होते हैं। एक बार दिमाग में आएगा कि हिंदी मीडियम में इतने कम सिलेक्शन होते हैं तो मेरा होगा या नहीं। तो 2018 में मैंने जब पहली बार एग्ज़ाम दी तो मैं प्री में फेल हो गया। तो 2019 का जो अटेम्प्ट था उसमें मेरा सीसेट नहीं हुआ। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। मैं ये लास्ट में समझ पाया कि जो मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था यूपीएससी का, मुझे लगता था कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, राहें कहाँ बदलती है किसी के वास्ते, तुम खुद को ही बदल सको तो चलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रहलाद नारायण शर्मा है। मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और मैंने 2021 की जो एग्ज़ाम थी उसमें 104वीं रैंक हासिल की है। मैंने जो पंक्तियाँ बोली निदा फाजली जी की, उनका मेरे यूपीएससी की जो जर्नी थी उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। कि सफ़र में धूप तो होगी, मीन्स जब आप यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करोगे, जब इसमें प्रिपरेशन करोगे तो धूप का मतलब बहुत सारे चैलेंजेज आएंगे, तो चलना आपको पड़ेगा, मीन्स उनको फेस करना पड़ेगा। सभी हैं भीड़ में, मीन्स इतने लोग तैयारी करेंगे तो आपको भी उनके साथ करना है। और उस दौरान आपको जो चैलेंजेस आएंगे मेरे दोस्तों, तो रास्ते आपके अनुसार नहीं बनेंगे कि जैसी आप फेवरेबल कंडीशन चाहते हो वैसे आपको मिल जाए। आपको रास्ते खुद के हिसाब से उनमें रहते हुए अपने आप को ढालना पड़ेगा कि यूपीएससी की क्या डिमांड है, यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। ना कि ये नहीं कि यूपीएससी को आप मोल्ड करने लग जाओ कि यूपीएससी पेपर टफ बना रहा है, इस बार सिंपल बनाओ तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं। तो यूपीएससी की डिमांड के अनुसार आपको ढालना है और उस चैलेंजेस को फेस करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो ये जो पंक्तियां हैं इन्होंने मेरे जीवन और मेरी जो यूपीएससी जर्नी है इन पे बहुत इम्पैक्ट डाला। 5th क्लास में मुझे जो हमारा जो जयपुर ज़िला है उसके पास में ही एक दौसा दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मुझे भेज दिया। तो मैंने वहाँ पर जाने के बाद 5th क्लास में मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं था। एक प्राइवेट स्कूल में मुझे भर्ती करवाया गया, लेकिन वहाँ पर मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। बहुत सारे जो 4th क्लास तक की जितनी बातें सीखनी थी वो कुछ नहीं आता था। लेकिन वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, जो साथी थे वो सभी होशियार थे, तो उनके कारण मुझ में भी चेंजेस आने लगे। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया और 5th 6th 7th 8th एंड 9th, ये 9th तक का जो मेरा जर्नी रहा ये प्राइवेट स्कूल में रहा। लेकिन अगेन कुछ ऐसा हुआ कि परिवार की जो स्थिति थी, आर्थिक हालत, अब जब मेरे फादर किसान थे और हम 5 भाई थे, सभी को पढ़ाना, तो उतने रिसोर्सेज नहीं होते किसान परिवार में और कोई गवर्नमेंट सर्विस में भी नहीं था। तो स्कूलिंग उतनी अच्छी नहीं हो सकती थी प्राइवेट स्कूल में। पैसों की भी थोड़ी आर्थिक जो परिस्थिति थी वो प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने अपना 10th जो क्लास था वो गांव से किया, गवर्नमेंट स्कूल। 10th क्लास मेरा गांव में था और जितनी भी सिचुएशंस थी उन सब से निकल कर मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। 10th क्लास में गांव का एनवायरनमेंट जो था वो उतना अच्छा नहीं था। और सरकारी स्कूल की जो सबसे जो मज़ेदार बात मुझे लगती थी वो क्या थी कि जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा मत जाओ, कोई नहीं पूछने वाला। अगर आप सरकारी स्कूल में 6 पीरियड हैं तो 6 पीरियड में से अगर आपने एक मिस कर दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पीरियड को छोड़ दो, आके बाहर। मेरा तो ऐसा रहता था गांव में, खवारा निजी गांव में, कि स्कूल में जो पीरियड रहता था मुझे लगता था टफ है या टीचर पिटाई करेगा, तो मैं उसको स्किप कर देता था और बाहर आके आइसक्रीम वाले जो बेचते थे उनसे आइसक्रीम खाता था मस्ती से। फिर जब मुझे लगता था कि अब ये पीरियड ख़त्म हो गया तो टाइम देखकर वापस जाके क्लास में बैठ जाओ, कोई नहीं पूछने वाला। तो हम 10th क्लास में लगभग 90 स्टूडेंट थे उस साल 2005 में गाँव में। 90 स्टूडेंट्स में से केवल मैं अकेला था जो फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ। यहाँ पर 10th का मेरा रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न रहा। फिर मुझे लगा कि आगे यहाँ पढ़ने के बजाय मुझे जयपुर जाना चाहिए। लेकिन जयपुर में अगेन जो आर्थिक परिस्थितियाँ थी वो प्राइवेट स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकती थी उस समय। तो फिर मैंने गवर्नमेंट स्कूल में अपना एडमिशन करवा लिया और 11th 12th मैंने फिर गवर्नमेंट में पढ़ाई की। उसी दौरान जब मैं 11th 12th में जयपुर आया तो बहुत सारे हमारे जो भाई थे और जो फ्रेंड्स थे वो दूसरी एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते थे, जैसे एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी हो गई, कोई पुलिस की हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहा होता है, कांस्टेबल या फिर इंस्पेक्टर। तो उसी समय आती थी प्रतियोगिता दर्पण।
तो प्रतियोगिता दर्पण में मैंने क्या किया कि मुझे प्रतियोगिता दर्पण में मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं था, मेरे कोई काम का था नहीं वो। लेकिन उसमें एक जो काम का मेरे लगता था वो था इंटरव्यू। यूपीएससी में आईएएस में जो भी सेलेक्ट होते थे तो उनका, जैसे उस मेरे टाइम में सुकेश जैन बहुत एक फेमस था, जो मुझे आज भी नाम याद है। एस नागराजन सर एक थे जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक हासिल की। तो और गोविंद जायसवाल सर थे। तो इनकी जो स्टोरीज थी उनको पढ़ के मुझे मोटिवेशन आया और मुझे देखा कि मुझे भी यूपीएससी क्रैक करना, मुझे भी आईएएस बनना है। 12th के में मैंने ये देखा सपना। लेकिन 12th के बाद आप तुरंत यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं हो। उसके बाद मैंने 3 साल मेडिकल की तैयारी की थी, तो उसमें मेरे को सिलेक्शन नहीं हुआ 3 साल मेडिकल की तैयारी में। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली से। उसके बाद 2 साल मैंने साइंटिस्ट की तैयारी की प्रिपरेशन की, तो उसमें फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर स्टार्ट होता है 2018 से यूपीएससी की जर्नी। 2018 में मेरा पहला अटेम्प्ट था हिंदी मीडियम स्टूडेंट के रूप में। मुझे ये पता नहीं था कि इस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए, क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए ताकि सिलेक्शन हो जाए। एक हिंदी मीडियम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सिलेक्शन बहुत कम होते हैं। तो जब सिलेक्शन बहुत कम होते हैं तो हमेशा हम एक डिप्रेशन में रहते हैं। हम डेली अगर 15 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो एक बार दिमाग में आएगा कि हिंदी मीडियम में इतने कम सिलेक्शन होते हैं तो मेरा होगा या नहीं। और उसी के कारण हमारी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, जो मोटिवेशन है, वो हमारा डाउन हो जाता है। तो वो चीज़ें मैंने फेस की कि पढ़ तो मैं रहा था लेकिन दिमाग में हमेशा था कि हिंदी मीडियम से हूँ, सिलेक्शन होगा या नहीं, ये हमेशा एक डाउट रहता था। तो 2018 में मैंने जब पहली बार एग्ज़ाम दी तो मैं प्री में फेल हो गया क्योंकि तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर मैंने चेंज किया 2019 में कि हर एक सब्जेक्ट को मुझे बराबर टाइम देना है, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी बनानी है। 2019 में मैंने इन आधार पर बनाकर अपना अटेम्प्ट दिया, तो उसमें मेरा जीएस निकल गया। लेकिन अगेन जो सीसेट था उस पर मैंने 2019 में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसका एक बड़ा रीज़न ये था कि जब मैं 2018 का अटेम्प्ट देने गया और मैंने अटेम्प्ट दिया तो 2018 में मेरा जो सीसेट था वो ज़्यादा पढ़े बिना ही निकल गया। तो मुझे कॉन्फिडेंस ये आ गया कि सीसेट में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अब आप उसमें हुआ क्या कि यूपीएससी में मैंने ऑब्जर्व किया दोस्तों कि 2019, 20 और 21 जैसे जैसे अब यूपीएससी के अटेम्प्ट ये ईयर्स बढ़ रहे हैं, उनमें सीसेट का जो टफनेस का जो लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो 2019 का जो अटेम्प्ट था उसमें मेरा सीसेट नहीं हुआ, तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था कि जीएस इतना अच्छा होने के बावजूद मेरा सीसेट नहीं निकला और मैं प्री में ही फेल हो गया अगेन। 2019 के अटेम्प्ट में फेल होने के बाद मैंने 15-20 दिन के बाद परेशान रहने के बाद फिर मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। तो लाइब्रेरी का जो एनवायरनमेंट रहता है जहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं, उनको देख के फिर मैंने वापस अपना दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया। साथ में ही डिप्रेशन ऐसा था कि कैसे इससे निकला जाए। तो एक तरीका जो मुझे महसूस हुआ कि क्यों ना मुझे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया प्रहलाद नारायण शर्मा के नाम से, और यूट्यूब चैनल पे पढ़ाना स्टार्ट किया। तो मैंने जो बच्चे थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अब उनको थोड़ी ना पता रहता है कि मैंने अपना डिप्रेशन हटाने के लिए चैनल स्टार्ट किया है, तो उनको फ़ायदा हो रहा था। तो वहाँ पर मैं दैनिक जागरण पढ़ाना स्टार्ट किया और द हिंदू पढ़ाना स्टार्ट किया। तो उसके कारण मैं वो जो फेस थी डिप्रेशन की, क्योंकि जब आपको ऐसा रहता है कि बच्चों को पढ़ाना है तो आपके दिमाग में ऐसा रहता है कि अरे बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, तो उस पर ज़्यादा फोकस हो जाता है। डिप्रेशन वाला थोड़ा जो फेज़ है तनाव वाला, उसको भूल कर, तो धीरे धीरे ये जो तनाव वाली फेज़ थी इससे मैं निकला 2019 के बाद। लेकिन 2020 में ये यूट्यूब में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया द हिंदू और दैनिक जागरण पढ़ाने में, और सीसेट पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा टाइम कैसे चला गया। सितंबर के महीने तक, जबकि अक्टूबर को एग्ज़ाम थी प्री का, और मैं सितंबर तक द हिंदू पढ़ा रहा हूँ, दैनिक जागरण पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर। तो आप सोच सकते हो कि कितना क्रूशल टाइम मैंने इन सब चीज़ों में ख़राब किया। तो 2020 में क्या होना था, अगेन
मैं सी सेट में फेल हो गया, क्योंकि जितना टाइम सी सेट में देना था वो मैं नहीं दिया। 2021 के अटेम्प्ट के लिए मैंने पूरे साल क्या किया कि ऐसे सफलता यूपीएससी में नहीं मिलने वाली जब तक आप पूरे सिलेबस को नहीं समझोगे, प्रीवियस ईयर में किस तरीके से सिस्टमेटिकली क्वेश्चंस आए हैं उनको डिवाइड करो कि पॉलिटी में इतने क्वेश्चंस आने हैं 18 से 20, तो वो कौन से चैप्टर से आते हैं और कौन से चैप्टर से आने के बाद भी किस तरीके से पूछा जाता है, वो जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम इस एग्ज़ाम को नहीं पकड़ सकते। तो मैंने यही किया। 2021 वाला जो मेरा अटैम्प्ट था उसमें मैंने पूरा 2013 से लेकर 2022 तक के जितने भी पेपर थे, प्रीलिम्स के, मेंस, दोनों के पेपर्स को लेके साथ में बैठा, और जब भी मैं तैयारी करता था तो उन पेपर्स को देखता था कि हाँ इस चैप्टर में से प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आए हैं और इनकी लैंग्वेज क्या है। तो मैंने ये किया कि जितने भी 2013 से लेकर 22 तक के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के ओरिजिनल, उनका मैंने प्रिंट आउट निकाला और उनको सोल्व करना स्टार्ट किया। साथ में ही यूपीएससी की जो ओरिजिनल आंसर की आती है उससे टैली किया कि हाँ, और फिर पता लगाया कि यूपीएससी की जो आंसर क्वेश्चंस पूछने की जो तरीका है वो क्या है। यूपीएससी में हमें टेंशन आएगी क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, उसमें हमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हैंडल करना पड़ता है, पॉलिटिकल प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, फिर कोर्ट कचहरी का प्रेशर भी आप भी आएगा। कुछ भी गलती होगी तो हाई कोर्ट आपको बुलाएगा कि आपने क्यों गलती किया, और डेली आप कितना काम करते हो, कोई ना कोई काम तो ऐसा रहेगा कि 100% आप सही नहीं कर पाओगे, आपको कोर्ट खींचेगा। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आने वाली है, एक डिस्ट्रिक्ट जब संभालेंगे, तो ऐसा प्रेशर हैंडल करने वाला कौन पर्सन हो सकता है, उसके हिसाब से पूरा कोर्स जो यूपीएससी ने डिजाइन कर रखा है कि मैक्सिमम प्रेशर डालो स्टूडेंट पर। लेकिन मैं ये लास्ट में समझ पाया कि जो मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था यूपीएससी का, मुझे लगता था कि ये प्रेशर इसलिए क्रिएट हो रहा है कि मैं इस लायक नहीं हूँ शायद एग्जाम के, या शायद मैं इतना पढ़ने में होशियार नहीं हूँ कि मैं इसको कवर कर लेता और मैं प्रेशर को बिल्कुल जीरो कर दूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी का जो सिस्टम है, उन्होंने जो अपना सिलेबस डिजाइन कर रखा है, जो उसने एग्जाम का पैटर्न डिजाइन कर रखा है, वो ऐसा है कि आपके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डाले, और उस मैक्सिमम प्रेशर को हैंडल करते हुए कोई भी एस्पिरेंट अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस कैसे दे पाता है, और जब वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे पाएगा तभी जाके उसका सिलेक्शन होगा। तो ये मैंने 2021 के अटेम्प्ट में सीखा। साथ में ही मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, मैंने एनसीईआरटी के पूरे शॉर्ट नोट्स बनाए, जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके सारे शॉर्ट नोट्स बनाए, ताकि जो लास्ट का जो हमारा एक मंथ रहता है उसमें हम उनको फटाफट रिवीजन कर पाएँ, और जब रिवीजन अच्छा हो जाता है तो फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है। और 2021 का जब मैंने प्री दिया तो फिर उसमें मेरा सी सेट भी हुआ, और मेरा जो जीएस पेपर था वो भी क्लियर हो गया, और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। तो जब 2021 में मेरा चौथे अटैम्प्ट में पहली बार प्री निकला तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और उस खुशी के कारण मैंने अपना मेंस में पूरा 100% दिया। मेंस में हमारे सामने, हिंदी मीडियम के सामने फिर एक चैलेंज रहता है कि जो मैंने फेस किया कि मेरे पास मैंने जितनी भी तैयारी की थी वो प्री के लेवल पर की थी, तो मेंस के लेवल पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना था अच्छे से, क्योंकि 3 महीने ही थे। तो 3 महीनों में मैंने क्या किया कि पूरा सिलेबस निकाला, जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मेरे ऑप्शनल का और ऐसे, वो सारा मैंने पैटर्न बनाया कि मुझे कितने कितने दिन देना है, वो मैंने डिसाइड किया। फिर उसके बाद जीएस पेपर फर्स्ट में मैंने देखा कि यूनिट फर्स्ट में ये टॉपिक और प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने उठाया कि इसमें किस तरीके का क्वेश्चंस पूछे हैं। ऐसे करके मैंने हर एक जीएस 1, 2, 3 एंड 4 उनके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए यूनिट वाइज। तो जीएस फर्स्ट में मैंने लिया पेपर, जो सिलेबस था वो, और उस सिलेबस में यूनिट फर्स्ट का कौन सा टॉपिक है उसको मैंने लिखा, और प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा था उसको लिख दिया। और फिर हर एक यूनिट के छोटे जो नोट्स हैं, जो उनके मेन कंटेंट है, बहुत शॉर्ट, क्योंकि यूपीएससी में हम जब जाते हैं, या जब मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर में हमें केवल पेपर्स में 150 मार्क्स का 150 वर्ड्स का लिखना है, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन लिखना है, तो कई बार कितना भी नॉलेज हो हम उसको नहीं लिख पाते हैं। तो मैंने उसी आधार पर हर एक कि ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी तो उसमें 150 वर्ड्स का मेरे पास मटेरियल होना चाहिए, 250 वर्ड्स का मटेरियल मेरे पास होना चाहिए। उस आधार पर मैंने क्या किया कि सभी पेपर जो जीएस 1, 2, 3 एंड 4 था उनका मैंने मटेरियल इकट्ठा कर लिया,
और फिर बार बार उन्हीं को रिवीजन करने की मैंने प्रैक्टिस की। साथ में ही मैंने अपने आंसर्स को बेहतर बनाने के लिए मैंने क्या किया कि कुछ डेटा इकट्ठा करना है। तो डेटा में क्या किया मैंने कि जितने भी रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, कि इंडेक्स में इंडिया की क्या हालात हैं, इंडिया की कौन सी रैंक आई, किस पर्टिकुलर सेक्टर में इंडिया की पोजीशन अच्छी है और किस में हमें बेहतर बनानी है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लिया। और जब मैंने मेंस दिया तो मेंस में मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या रही कि मेंस में 3 पार्ट मैंने समझा कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। तो क्वेश्चंस की फिलोसफी मुझे ये समझ में आया कि जब मैंने ये फिक्स किया कि इंट्रो में मुझे इस तरीके से दिखाना है टीचर को कि इंट्रो पढ़ते उसको समझ में आ जाए कि मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया है और मैं जो आगे का आंसर जो लिखूंगा वो सही लिखूंगा। अगर टीचर को ये समझा दिया आपने लिखते टाइम तो फिर टीचर को थोड़ा सा टेंशन कम होती है और वो थोड़ा सा मतलब मीन्स रिलैक्स हो जाता है आपके आंसर को भी चेक करते टाइम। फिर मैंने अपना जो मेन बॉडी था उसमें जितने पार्ट्स हैं, अगर 4 पार्ट के रूप में क्वेश्चन पूछा है उनको कवर किया, और कंक्लूजन के रूप में मैंने जो डेटा पढ़ा था, मैंने कोई इंडेक्सेस पढ़े थे, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स पढ़ी थी, वो सारी मैंने उसमें लिख दी। तो इस तरीके से जो मेरे नोट्स बनाए थे मैंने GS 1, 2, 3 एंड 4 के, वो उन्होंने मेरी मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प की और मुझे 413 मार्क्स उसमें GS के तीनों पेपर्स में जोड़कर मिले, जो एक डिसेंट स्कोर रहा। तो फाइनली मेरा जो एग्ज़ाम था वो मेंस बहुत अच्छा गया। मेंस में सिलेक्शन होने के बाद इंटरव्यू की बारी आई। मेरा इंटरव्यू में के लिए कॉल आया। तो इंटरव्यू के लिए मैंने सबसे जो मैंने काम किया कि डेप्थ सेकंड भरते हैं, डिटेल एनालिसिस फॉर्म। तो उसमें मैंने जो चीज़ें भरी थी कि मेरी हॉबी कौन सी है, मैं कहाँ से हूँ, राजस्थान से हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट्स किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट्स किया था। तो एक एक पॉइंट पर मतलब हर एक जो बिंदु थे कि मैंने एग्रीकल्चर से अगर किया है तो एग्रीकल्चर में क्या क्या समस्याएं हैं इंडिया में, एग्रीकल्चर में क्या क्या फ्यूचर में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। उसी टाइम यूक्रेन का वार चल रहा था तो एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, इंडिया किस तरीके से एक्सपोर्ट कंट्री बन सकता है एग्रीकल्चर में। तो वो सारी बातें आप कैसे कनेक्ट कर पाते हो, उन सभी को मैंने समझा कि और इंटरव्यूअर का माइंड को पढ़ना कि वो मुझसे इस मेरे डेप को पढ़कर क्या क्या पूछ सकता है। तो जो मैंने एक प्लान बनाया था इंटरव्यू के लिए वो भी उस डायरेक्शन में गया और वहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे तो मैंने आसानी से जवाब भी दे दिए। तो मुझे 171 मार्क्स उन्होंने दिए और मुझे फाइनली 2021 का जो अटैम्प्ट था उसमें 104वीं रैंक मिली हिंदी मीडियम से। तो दोस्तों 2018, 19 और 20 में मुझे 3 असफलताएं मिली। तो उस समय बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे लोग बोल देते थे कि इससे अच्छा तो तुम PG करने के बाद साइंटिस्ट बन जाते, इससे अच्छा कुछ और जॉब कर लेते। बहुत सारे एग्रीकल्चर के जॉब निकले हुए थे। तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे ताने भी देते हैं, लेकिन आपको सुनो सबकी, करो मन की, उस फिलोसफी भी आपको चलना है और उसी को मैंने फॉलो किया। और 4th अटैम्प्ट में प्री मेंस इंटरव्यू एक ही साथ वो क्लियर हो गए। उसके बाद वही लोग बोलते हैं कि हाँ आपने अच्छा डिसीजन लिया, आपने बहुत बेहतर किया। तो लोगों की क्या बात सुननी है, क्या बात नहीं सुननी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको केवल उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपको अपना गोल दिला सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से यही सलाह रहेगी, हिंदी मीडियम के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और जितने भी UPSC के एस्पिरेंट्स हैं उनको, कि बिना डरे UPSC की क्या डिमांड है उन सभी का ध्यान रखते हुए, डिसिप्लिन वे में रहते हुए, कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए, आपको जब आप लगातार इस एग्ज़ाम की डिमांड को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करोगे तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन आप भी IAS जरूर बनोगे। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।